स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपके साथ वादा किया था वो सीरीज स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पूछा गया था। इनफैक्ट कि उनका सिलेबस बहुत ही नॉर्मल था। ठीक है, मैंने आपको वादा किया था कि मैं एक ऐसी सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें हर एक हाई से हाई लेवल तक के क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन यहाँ पे कवर करे जाएंगे। टॉपिक को मैं पूरा इन डेप्थ पे जाके पढ़ा दूंगा। तो वो सीरीज़ आज स्टार्ट हो गई है, उसकी यहाँ पे पहला लेक्चर है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम आने वाला है उसका जो मैंने कंप्यूटर का सिलेबस देखा, जिसमें आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड है। तो उसमें जो अगर तो वो एग्ज़ाम लेवल का ठीक आया मतलब कंप्यूटर का, और अगर थोड़ा सा भी हाई लेवल आ जाता तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं इसमें लगभग सारे ही टॉपिक कवर कर दूंगा जो भी एक हाई लेवल टॉपिक रहता है कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए यार बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं आज की वीडियो शुरू यहाँ पे। और हाँ, आपको बता दूंगी कोई भी अगर स्टूडेंट JKPSI टेलीकम्युनिकेशन की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी हमने एक सीरीज अलग से स्टार्ट करी है। हाँ, अभी तक मैंने 3 लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई लैब अटेंडर का स्टूडेंट है जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम या DBMS कुछ पढ़ने का एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने का मन है तो वो वाली प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हैं। तो चलिए यार बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं आज की वीडियो शुरू यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकंड में इसको नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है उन्होंने पूछा हुआ। ठीक है, सबसे पहले आ गया मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेज है क्योंकि OS क्या करता है, मेमोरी मैनेज करता है। कैसे करता है, एग्जाम्पल के लिए आपका एक क्या है, प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए आप दूसरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अलग से मेमोरी आपकी अलॉट होगी, इस प्रोसेस के लिए अलग से मेमोरी अलॉट होगी। प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, एग्जाम्पल के लिए आपका एक इंस्टाग्राम चल रहा है। ठीक है, एक इंस्टाग्राम का ऐप चल रहा है, एक आपका कौन सा चल रहा है, एक आपका फेसबुक का ऐप चल रहा है, फेसबुक का ऐप चल रहा है। इंस्टाग्राम ने अलग मेमोरी ले रखी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, फ़ोन में कहीं भी, और फेसबुक ने अलग मेमोरी ले रखी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर OS मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करता क्या होता, अगर इंस्टाग्राम में कोई करप्ट सॉफ्टवेयर आ गए या कोई करप्ट हो गए या फिर कुछ हार्डवेयर में दिक्कत कर रहा है तो वो क्या करता, फेसबुक को भी चलाना बंद कर दे। फेसबुक चलना बंद होता है, इंस्टाग्राम भी चलना बंद, क्योंकि वो शेयर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं। लेकिन OS ऐसा नहीं करता। OS क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से करता है, जिसको जो है मतलब कि एक प्रोग्राम है जो या फिर एक प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस के बीच में इंटरफेयर ना कर सके। ठीक है, ये P1 प्रोसेस है, ये P2 प्रोसेस है, वो एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर ना कर सके, उसके लिए OS क्या करता है, अच्छे से मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ये एक फंक्शन है OS का। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। देखो, ये जो मैं सीरीज़ है ना, मैं ये MCQs की फॉर्म में चलाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको MCQs के डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, मैं आपको हर एक ऑप्शन का जिसमें मेरे को पता लगेगा कि इतनी इन डेप्थ आपको डिटेल इसके जानने की जरूरत है, मैं आपको बता दूंगा। कि मतलब ये वाली सीरीज़ देखने के बाद में आपको कोई और सीरीज़ देखने की गारंटी नहीं, मतलब कोई और सीरीज़ देखने की जरूरत नहीं होगी, ये गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं इसमें इन डेप्थ ही इतना जाऊँगा आप खुद ही बोलोगे कि सर आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जा रहे हो। ठीक है, और यार हाँ यार मैंने फिर पहले भी सीरीज स्टार्ट करी थी कंप्यूटर की, अब भी मैंने बहुत सारी सीरीज स्टार्ट करी है। आपका क्या होता है, रिस्पॉन्स ही नहीं आता, आप वीडियो को शेयर ही नहीं करते, लाइक ही नहीं करते, उससे क्या होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है यार थोड़ा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा शेयर भी कर देना। सेकंड ऑप्शन है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग भी ऑब्वियसली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या बोलते हैं फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये आपकी क्यू है। क्यू क्या होती है, बेसिकली मैंने आपको पहले पढ़ाया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना जानना जरूरी है आपके लिए बस, क्यू क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए आपके क्यू में बहुत सारे प्रोसेस है, ये P1 प्रोसेस आ गया, ये P2 प्रोसेस आ गया, ये P3 प्रोसेस आ गया, ये P4 प्रोसेस आ गया, P5 प्रोसेस आ गया। एग्जाम्पल के लिए कौन सा प्रोसेस कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपका क्या बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग नहीं होगा, ये वाला प्रोसेस ही क्या पता इतना CPU यूटिलाइज करके इस प्रोसेस को कभी मौका ही ना मिले, या इस प्रोसेस को कभी मौका ही ना मिले। ठीक है, ये प्रोसेस एक बार आया, ये कभी बाहर ही नहीं गया, मतलब कि एंड ही नहीं हुआ वो प्रोसेस को, कोई शेड्यूल ही नहीं हुआ अच्छे से। तो इसलिए OS क्या रहता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग भी करता है। क्या जाएगा आपका, प्रोसेस शेड्यूलिंग भी क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। कंपाइलेशन ऑफ सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, क्योंकि कंपाइलेशन ऑफ सोर्स आपका किसका फंक्शन है, जो एग्जांपल के लिए एक प्रोग्राम है। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रोग्राम और प्रोसेस में आपको डिटेल बता देता हूँ। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे क्या लिखा, कोड लिखा हुआ है, किसी भी लैंग्वेज में C++, जावा, आपका कोड लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ठीक है, कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, वो भी स्टैटिकली आपका कहाँ पड़ा हुआ है, आपका सिंपली वो क्या पड़ा हुआ है, अभी आपका क्या बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क में आपका स्टोर है। जब उसको रन करते हैं ना, जब उसको प्रोग्राम को रन करते हैं, उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो क्या बन जाता है आपका प्रोसेस। प्रोसेस और प्रोग्राम में याद रख लेना, प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस,
सिंपली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कहाँ पे पड़ी हुई, या फिर क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल लिख लेना है कहीं पे, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रोसेस, प्रोसेस क्या है प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं। ये डेफिनेशन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो आपकी मेमोरी में स्टोर है। प्रोग्राम प्रोसेस क्या है आपका प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है जो कि आपका कहाँ पे होता है रैम में आपका होता है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम पता लग गया आपको, प्रोसेस क्या होता है वो आपको पता लग गया। अब ऊपर चलते हैं फिर से, एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, हाँ ठीक है। ऊपर चलते हैं कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड, ये एक सोर्स कोड है। एग्जांपल के लिए मान के चलिए मैं एक सेकंड ये भी रख कर देता हूँ, आपका ये सोर्स कोड है, ये प्रोग्राम है, सिंपल क्या है आपका प्रोग्राम, ये आपने कोड लिखा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रन करने के लिए किसका काम होता है कंपाइलर का काम होता है। किसका कंपाइलर होता है कंपाइलर का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक जो सोर्स कोड फाइल है या फिर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, उसको कौन करता है कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड इज अ टास्क ऑफ कंपाइलर। ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसको देखो यार, ये मैं आपको जितनी भी थ्योरी बता रहा हूँ, जितनी भी आपको डिटेल दे रहा हूँ, ये लिख लेना कहीं पे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये ऐसी सीरीज नहीं है कि आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसके ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ और उसका आंसर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पूरा इन डेप्थ इसी टॉपिक को पकड़ के चलूँगा। मैंने आपके क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन करे हैं, इस तरह से PDF डिज़ाइन करे हैं जो आने वाली वीडियोज़ में होंगे, या ये इस वीडियो में जो आपके सारे टॉपिक कवर कर देगी सिलेबस के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ, आपको ये वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा मैं कितना इन डेप्थ गया हूँ हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अब इसका एक ऑप्शन बचा हुआ कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा सी, आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। किसका फंक्शन होता है कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड, फंक्शन होता है आपका कंपाइलर का फंक्शन होता है, ठीक है। और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट भी किसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी क्या होती है क्या बोल सकते हैं फोल्डर, फोल्डर का अगर मैं इजी वर्ड लूँ फोल्डर है, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर भी एक और फोल्डर होगा, इस फोल्डर के अंदर भी क्या पता है इसमें 2 फोल्डर हो होते हैं ना आपके। एग्जांपल के लिए आप फ़ोन ले लो, फ़ोन के अंदर आप एक फोल्डर बनाते हैं, दूसरे के तीसरा। ये सब जो फाइल मैनेजमेंट होती है, एग्जाम्पल के लिए हर एक इसमें फाइल्स होंगी अलग, कोड में इसमें अलग फाइल्स होगी, वो फाइल मैनेजमेंट का काम भी किसका है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आपका एक फंक्शन है, ठीक है। याद रख लेना, कोई आप में क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, कोई और ऑप्शन दे देगा उसमें पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा आपका फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये आप याद रख लेना। उसके बाद आपका थ्रेड शेड्यूलिंग भी होता है, थ्रेड शेड्यूलिंग एक ये भी क्या है इसका फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्टरी मैनेजमेंट हो गया। क्या हो गया डायरेक्टरी मैनेजमेंट, वो भी बेसिकली इसी में आ जाएगा, नाम अलग हो सकता है डायरेक्टरी मैनेजमेंट। तो थ्रेड शेड्यूलिंग हो गया, प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया, और कोई अगर याद आएगा तो मैं आपको वीडियो के दौरान वो आपको बता दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीटास्किंग होती है, ठीक है। मल्टीटास्किंग है तो मैं अभी बताता हूँ। विच एल्गोरिथम कैन कॉज द स्टारवेशन। देखो एल्गोरिदम कौन सा यूज़ होता है वो पढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि मल्टीटास्किंग क्या होती है। आपको मल्टीटास्किंग ही नहीं पता होगा तो आप क्या पढ़े, मतलब एक सेकंड ये क्या है फीका हो रहा है कि इसका साइज़ कम हो रहा है, साइज़ कम हो रहा है सॉरी, मतलब फीका हो रहा था मेरे को साइज़ कम करना था, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, एक आपका एग्जांपल के लिए लैपटॉप है ये लैपटॉप ठीक है, एक लैपटॉप है, उसमें आप एक टाइम पे क्रोम चला रहे हैं, उसी टाइम पे आप गाने भी सुन रहे हैं, उसी टाइम पे आप कुछ टेक्स्ट एडिटर में लिख भी रहे हैं, उसके बाद आप यूट्यूब भी देख रहे हैं एक में, और कुछ कोड भी लिख रहे हैं अगर आप कोडर हैं तो, या फिर कुछ आप एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो सब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, वो सब बेसिकली क्या हो गया आपके मल्टी टास्क हो गए, मतलब एक ही सिस्टम पे आप मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे परफॉर्म कर पा रहे हैं। और जो टास्क होता है ना, इसी को बेसिकली प्रोसेस बोलते हैं, मतलब एक टाइम पे आप बहुत सारे प्रोसेसेस एक टाइम पे चला रहे हो, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आती है वो आती है मल्टी थ्रेडिंग की आ जाती है। मल्टी टास्किंग की सुनोगा, मल्टी थ्रेडिंग भी आ जाती है, वो मैं अभी बता देता हूँ। क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, बेसिकली एक प्रोसेस है। एग्जांपल के लिए आपने एक क्रोम खोल रखा है, ठीक है, लैपटॉप में। अब एक क्रोम है, एग्जांपल के लिए क्रोम खुला हुआ है, क्या हुआ है आपका क्रोम खुला हुआ है। एक क्रोम में एक टैब होगा T1, एक क्रोम में दूसरा T2 टैब होगा, एक क्रोम में T3 टैब होगा, एक क्रोम में T4 टैब होगा। ये क्या आ गई मल्टी थ्रेडिंग आ गई, मतलब एक ही प्रोसेस है। क्रोम क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टैब्स आपके खुलेगा, वो आ गई मल्टी थ्रेडिंग आ गई, ठीक है। मल्टी टास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में आपको समझ आ गया होगा। और ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, इन मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैं मल्टी टास्किंग वर्ड अगर पता नहीं तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, इसलिए मैंने पहले वो बताया। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मैंने ऊपर पढ़ाया ना कि प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए, मतलब कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा। एग्जांपल के लिए आपका एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है,
एक P3 प्रोसेस है, एक P4 प्रोसेस है, P5 है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। इनको शेड्यूल करने के लिए कि एक प्रोसेस को कब CPU मिलेगा, ठीक है, एक प्रोसेस को कब CPU मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या करता है, स्टारवेशन क्रिएट करता है। और पहले बताया स्टारवेशन क्या होती है, स्टारवेशन। अब मैं स्टारवेशन बढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले स्टारवेशन देखो, मैं क्वेश्चन इस तरह से बढ़ा रहा हूँ कि आपका टॉपिक कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट। स्टारवेशन बेसिकली क्या होती है कि एग्जांपल के लिए एक प्रोसेस है P1, उसकी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी बेसिकली मतलब प्रायोरिटी है, सिंपल वर्ड प्रायोरिटी। आप समझ रहे हैं ना कि एक बंदे को कितनी प्रायोरिटी नहीं है, इस बंदे को मैं इतनी प्रायोरिटी दूंगा, इसको इतनी प्रायोरिटी, इसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि ये मेरा काम का बंदा है। एग्जाम्पल की मैं प्रायोरिटी समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रायोरिटी आप सबको पता है। एग्जाम्पल के लिए प्रायोरिटी इसकी 4 प्रायोरिटी है। P2 जो प्रोसेस है उसकी हमेशा 1 प्रायोरिटी है। P3 जो प्रोसेस है उसकी आपकी 5 प्रायोरिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले क्या हुआ, आपका P3 प्रोसेस आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए P3 प्रोसेस आपका सबसे पहले आ गया। उसने क्या किया, CPU एक्वायर कर लिया। अब CPU क्या कर रहा है, P3 प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश, मतलब इसको चला रहा है। P3 प्रोसेस चल रहा है। तब तक क्या हुआ, P3 प्रोसेस जब तक कंप्लीट होना था ना, जैसे P3 प्रोसेस कंप्लीट होना था ना, उसके पहले एक और आ गया, P4 प्रोसेस आ गया। उसकी प्रायोरिटी 6 है, इससे भी ज़्यादा, P2 से ज़्यादा, ठीक है। 6 वाला प्रोसेस हुआ, CPU इसको मिला, इसको CPU ने खत्म किया, ठीक है, ये खत्म हो गया। P1 की प्रायोरिटी, अब क्या बचे, P1 बचे और P2 बचे, 4 और 1, इसकी में से किसनी प्रायोरिटी, P4 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। उसने क्या किया, P4 को एग्जीक्यूट कर दिया। कि जब तक P4 एग्जीक्यूट हो रहा, एक और प्रोसेस आ गया P5 से, उसकी प्रायोरिटी 6 है, ठीक है, एक और प्रोसेस आ गया। इससे क्या होगा, जो P2 प्रोसेस है ना, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, उसको कभी ये CPU मिला ही नहीं। इसी को क्या होता है, एक प्रोसेस है जो आपका रेडी क्यू में आ जाता है। बेसिकली एक कंसेप्ट होता है रेडी क्यू का। उसके बाद आता है वो जो रेडी क्यू का कंसेप्ट आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। रेडी क्यू बेसिकली कुछ नहीं होती, एक आपकी एग्जांपल के लिए अभी चलते हैं। क्यू मैंने आपको पढ़ाया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट, एक क्यू है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस पड़े होंगे, P1 P2। ये वो वाली पी यू थी, यहाँ से जो है CPU क्या करता है, आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लेता है। वो कैसे लेता है वो हम बाद में देखेंगे, उसका अलग से पूरा रहेगा, आपका एक वीडियो रहेगा, लगेगा मतलब उसको समझाने के लिए। स्टारवेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस आ गया और उसको कभी CPU मिला ही नहीं, मतलब प्रोसेस वो आ गया रेडी क्यू में, वो प्रोसेस रेडी है बिल्कुल एग्जीक्यूट होने में, मतलब वो चाहता है कि बस CPU मिले और मेरा काम हो, खत्म करो मुझे, लेकिन उसको कभी CPU मिला नहीं क्योंकि उसके ऊपर प्रायोरिटी आती रहती है। एक प्रोसेस है उसकी उससे ज़्यादा प्रायोरिटी, दूसरा उससे ज़्यादा, तीसरा, तो उसको कभी CPU मिला ही नहीं कि वो एग्जीक्यूट हो सके, वो कंप्लीट हो सके। उसको क्या है, स्टारवेशन हो जाती है, ठीक है, स्टारवेशन। चलो अब पढ़ते हैं पार्ट ए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से आप समझ रहे होंगे कि जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले CPU मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, एक प्रोसेस आया P1 P2 P3 P4, ये है कि ऐसे ही आ रहे हैं। पहले P1 आया, फिर P2 आया, P3। जैसे P1 आया पहले उसको CPU मिलेगा, जब तक P1 कंप्लीट नहीं होगा P2 वेट करेगा। जैसे P1 कंप्लीट हुआ फिर P2 को CPU मिलेगा, CPU को फिर P3 वेट करेगा जब तक P2 कंप्लीट नहीं होता, फिर P3 को मिला, ऐसे ऐसे करके जो भी पहले आते जाएगा उसको पहले CPU मिलता जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आ गया ये वाला आपका। तो सेकंड कौन सा आ जाएगा आपका, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन किस पे काम करता है आपका, टाइम क्वांटम पे। किस पे करता है, टाइम क्वांटम में, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ फर्स्ट सम में क्या प्रॉब्लम आएगी आपकी, ठीक है। मैं बताता हूँ फर्स्ट सम में क्या प्रॉब्लम, फर्स्ट सम में क्या प्रॉब्लम। एग्जाम्पल ये आपका P0 प्रोसेस आ गया, उसका बर्स्ट टाइम कितना है, जिसको हम BT बोलते हैं। बर्स्ट टाइम क्या होता है, एक प्रोसेस को जब CPU मिलेगा उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, बर्स्ट टाइम बोलते हैं। बट यार टेंशन मत लो, ये जो सारे टॉपिक है जहाँ अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ये सारे टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश इन द सेंस की ये सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ूंगा, सब कुछ कवर करूंगा, आपको इन डेप्थ इतना पढ़ा दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जैसा मैं पढ़ाऊँ, जितना मैं पढ़ाऊँ समझ लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, सर ये चीज़ समझ नहीं आई, ये चीज़ हमें फिर से आप रिपीट करवा दीजिए, कुछ भी, ठीक है। जो भी जैसा भी आपको कमेंट करना होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। P0 प्रोसेस आ गया, उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 10 आ गया बर्स्ट टाइम। उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 10, मतलब उसको कंप्लीट होने के लिए 10 चाहिए, 10 यूनिट, कुछ भी लगा लें, मिनट आवर कुछ भी, मतलब 10 यूनिट के कुछ भी यूनिट आप कुछ भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की P1 आई, उसको सिर्फ 2 ही चाहिए, लेकिन ये पहले आ गई, ये 2 आई। अब P2 को 10 तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद CPU मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा एल्गोरिदम होता है जिससे क्या होता है कि पहले 2 वाला हो जाता, फिर ये वाला हो जाता, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती थी फर्स्ट कम फर्स्ट में, उसके बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ भी जैसे राउंड रॉबिन लिखा, मैं राउंड रॉबिन आपको बताया टाइम क्वांटम में आपका काम करता है। एग्जांपल के लिए P0 प्रोसेस है, इसका बर्स्ट टाइम कितना आपका 10 है। P2 है, इसका आपका बर्स्ट टाइम कितना 8 है। P3 आपका इसका बर्स्ट टाइम कितना 2 है। सबसे पहले आई P0 आपकी रेडी क्यू में आ गई, ठीक है। रेडी क्यू में जैसे ही आपकी P0 आई, ये एग्जाम्पल के लिए टाइम क्वांटम कितना है, TQ कितना है, इसका 2 है। एग्जाम्पल के लिए CPU इसका क्या है कि हर एक प्रोसेस को सिर्फ 2 एग्जाम्पल के लिए
सिर्फ 2 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोसेस पे शिफ्ट हो जाएगा और ये फिर से क्यू में आता जाएगा। एग्जांपल ये Q1 है, अभी के लिए कौन सा प्रोसेस P0 है, P1 है और P2 है। सबसे पहले P0 को CPU मिला 2 मिला, इसमें से क्या मतलब बचा 8 मिल जाएगा, ये 2 क्वांटम तक चल रही है। उसके बाद P1 को मिला, इसका 6 रह गया, उसके बाद 2 को मिला, उसके बाद फिर से ये P0 पे आएगा, फिर से P2 पे, P1 पे। इसी वजह से स्टारवेशन कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा टाइम क्वांटम के साथ है। 2 सेकंड इसके लिए चलेगा, 2 सेकंड उसके लिए चलेगा, 2 सेकंड इसके लिए चलेगा, 2 सेकंड फर्स्ट वाले के लिए चलेगा, 2 सेकंड तीसरे वाले के लिए, ठीक है। वो क्या आ जाएगा आपका राउंड रॉबिन आ जाएगा। उसका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जैसे मैंने आपको बताया, P0 की प्रायोरिटी क्या है 1, P1 की प्रायोरिटी है 2, P3 की प्रायोरिटी है 4। जिसकी जितनी प्रायोरिटी होगी ना, जितनी हाई प्रायोरिटी होगी वो उसको क्या करेगा, पहले कर देगा। लेकिन P3 की प्रायोरिटी 4 है और ये पहले P3 को एग्जीक्यूट करेगा, P1 की 2 है उसके बाद इसको करेगा, फिर उसके बाद इसको करेगा। इससे क्या होता है कि जो प्रायोरिटी कम होती है ना उसको कभी CPU मिलता ही नहीं, मतलब बहुत लेट CPU मिलता है, उसको स्टारवेशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कॉज स्टारवेशन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होता है कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको सबसे पहले CPU मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। और बाकी जो एल्गोरिदम है इसके ऊपर मेरे को लग रहा है कि मुझे एक अलग से वीडियो लानी पड़ेगी, तो एक काम करूँगा, जो इसी सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको सारे एल्गोरिदम पढ़ा दूंगा सिंपली, ठीक है। सारे एल्गोरिदम उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो आप, अभी यहाँ पे आ गए हो, अगर आप तो ये वीडियो देख रहे हो तो टेंशन नहीं लेनी यार, बहुत इन डेप्थ जाने वाले हैं, सब सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज अबाउट द वर्चुअल मेमोरी इज करेक्ट, वर्चुअल मेमोरी के ऊपर कौन सी आपकी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इन इंक्रीजेज रैम साइज, नहीं, फिजिकल इंक्रीज रैम नहीं, बिल्कुल नहीं, ए पार्ट गलत। इट अलो द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम लार्जर दैन द फिजिकल मेमोरी, इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट आपका बन जाएगा। कैसे बना है क्या है वो मैं बताता हूँ। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज, नहीं, ये नीड भी नहीं करता है। इट स्टोर द डेटा ओनली इन द CPU, कैशे नहीं, कैशे क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, हमारी जो रैम है ना, आपने देखा होगा रैम 4 GB की होती है, 6 GB की, 16 GB की, ज़्यादा 32 GB की आपकी रैम होती है। एग्जाम्पल के लिए जो आपकी गेम है GTA 5, ठीक है, वो आपकी 150 GB की है। कितने GB की है, 150 GB की, लेकिन रैम तो आपकी सिर्फ 32 GB की है ना। तो यार 32 GB की रैम 150 GB की गेम कैसे चला रही है, मतलब कभी सोचा है कि 32 GB की रैम है या फिर 16 GB की रैम है, वो 150 GB का प्रोग्राम चला रहा है अपने में, कैसे। वहाँ पे कंसेप्ट राइज होता है वर्चुअल मेमोरी का। हमेशा क्या होता है, जो है 150 GB पूरी की पूरी कभी भी आपकी रैम में लोड होती ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, ये आपकी ना एक फॉल्स, मतलब क्या होता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, जो कि आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है, SSD कुछ भी है, सेकेंडरी स्टोरेज है। उसमें से आधा प्रोग्राम है 150 GB का, उसमें से जो यूजफुल पार्ट होंगे ना, जो आपके यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है, सारा 150 GB आपकी यूज़ नहीं हो रही प्रोग्राम को चलाने के लिए। जो आपके क्या बोलते हैं उसको, मैं आप कैसे पेज है, पेज होते हैं हम, या फिर क्या बोल सकते हैं ब्लॉक। एग्जाम्पल के अभी के लिए ब्लॉक लगा के चल लीजिए कि ये आपके 150 GB ये अलग अलग ब्लॉक में है, सारे के सारे ब्लॉक एक ही टाइम पे रैम में लोड नहीं होंगे। बाकी जो रैम ब्लॉक यूजफुल होंगे ना वही आपके क्या होंगे, रैम में लोड होंगे। बाकी के ब्लॉक कहाँ पे पड़ेंगे, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में पड़े रहेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज को ही एज अ रैम की तरह यूज़ करा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। मतलब वर्चुअल मेमोरी कुछ अलग से कंसेप्ट, मतलब कुछ अलग से मेमोरी नहीं है। बेसिकली क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज का ही कुछ हिस्से को इस तरह से यूज़ करेंगे जो मेन मेमोरी और रैम की तरह यूज़ होगा, उसी को क्या बोलेंगे, वर्चुअल मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा अभी ये, जितनी अच्छी से मैंने एग्जांपल दी है अभी ये GTA 5 की। और उसके बाद आपका आ जाता है कि कैशे क्या होते हैं, CPU कैशे बेसिकली है आपकी फास्टेस्ट मेमोरी। कैशे के ऊपर मैंने पढ़ाया भी आपको पहले, जो मैंने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, और अब भी जो मैंने मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अभी जो पेपर आया था उसमें सीधा क्वेश्चन बना था कैशे का, ठीक है। तो ध्यान रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, कैशे क्या होता है बेसिकली, ये भी एक स्टोरेज है, और बेसिकली ये फास्टेस्ट स्टोरेज है, जो कि चीज़ों को हम ना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं ना। एग्जांपल के लिए वेबसाइट है, एक वेबसाइट पे गए, आपने क्या किया, आपने सर्च किया मैंगो के लिए, सर्च किया, आपको मैंगो की इमेज आ गई। एक बार क्या हुआ, पहली बार जब आपने उस वेबसाइट को हिट किया ना, मतलब जब सर्च किया, वो आपका कहाँ से आया, सर्वर था, जहाँ पे भी उस वेबसाइट का सर्वर था, वहाँ पे आपके रिस्पॉन्स आया, आपके ब्राउजर ने आपको दिखा दिया। एग्जाम्पल ये आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, क्रोम की स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख गई, और क्या क्रोम ने आपको, ये आपका काम नहीं होता, ये ब्राउजर ने क्या किया, अपने कैशे में इसको स्टोर करा लिया। क्यों स्टोर कराया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा, ठीक है, यहाँ से पहले रिक्वेस्ट किया, यहाँ से टाइम लगा, ठीक है, आपको बहुत जल्दी लोड होगा, लेकिन टाइम लगता है, कुछ मिली सेकंड का जितना भी लगेगा। एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट टाइम आपने फिर से मैंगो सर्च किया, आपका ब्राउजर इतना पागल थोड़ी, अभी आपने 10 मिनट पहले मैंगो फिर से वो मैंगो देखने जाएगा, नहीं,
मैंगो उसने यहीं पे स्टोर कर लिया होगा, यहीं से वो जाएगा सर्वर के पास नहीं जाएगा रिक्वेस्ट लेके, वो क्या जाएगा आपके कैशे में जाएगा और कैशे से उठा के आपको दे देगा कि लो यार आपको मिल गया। आपने कहा यार बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ गया। होता है ना कि एक वेबसाइट को आप पहली बार जब किसी भी वेबसाइट में जाए तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब उसी वेबसाइट में आप दोबारा जाते हो तो आपकी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब होता है ना कि बहुत जल्दी लोड हो जाती है, वही होता है काम। और आपने देखा भी होगा, आपने हर एक वेबसाइट के नीचे मैक्सिमम होता है कुकीज़ कि आप कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, येस और नो होता है, वही होता है यार कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, कुकीज़ की फॉर्म में ही आपका क्या है कैशे में वो स्टोर हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको हिट करेंगे उस वेबसाइट को तो वो कुकीज़ से जाके स्टोरेज से लाके आपको वहीं से आपका रिस्पांस दे देगी। वो कुकीज़ इसीलिए पूछा जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। वर्चुअल मेमोरी क्रिएट्स अ इल्यूजन, जो मैंने बोला आपको, फॉर यूजर फॉर द रैम इज लार्जर देन एक्चुअली, क्योंकि रैम तो 32 GB की है लेकिन आपकी गेम 150 GB की GTA कैसे लोड हो रही है कि इल्यूजन क्रिएट कर दी कि जो रैम है वो एक्चुअली में ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूजिंग अ पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव का पोर्शन यूज़ करके एक्सटेंड करके उसको फिजिकल मेमोरी का, ठीक है, एज अ रैम उसको यूज़ कर लेती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के होता है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द ईमेल फ्रॉम क्लाइंट टू अ सर्वर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, जो मैंने पहले वाली सीरीज चली थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेटवर्किंग का, एक का कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का। हालांकि मैं हार्ड नहीं बोलूँगा, हमारे लिए जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेसिक है ये, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल भी है। और सोचा नहीं होगा बच्चों ने कि ऐसे क्वेश्चन भी वो डालेंगे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में लिखा है ईमेल एंड इंटरनेट। ईमेल का इन्होंने सिंपल, बच्चे क्या करेंगे ईमेल पढ़ के जाएंगे, ईमेल क्या होता है करके, उन्होंने ईमेल का प्रोटोकॉल पूछा था अभी जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। ईमेल का प्रोटोकॉल जो कि मैंने पढ़ाया था सीधा, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ गया। अगर किसी ने वो सीरीज देखी होती डायरेक्ट वो आंसर मार्क करके आता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखा करो, कुछ भी कहीं भी देखते हो ना ध्यान से पढ़ा करो, बस ये नहीं कि अभी देखा बाद में बुला दिया। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है विच प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम क्लाइंट टू अ मेल सर्वर। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इसमें, जो यूज होता है वो होता है SMTP। जो सर्वर होता है बेसिकली वो वाला आपका क्या होता है यूज होता है आपका कहाँ पे, ईमेल को सेंड करने के लिए। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है SMTP की? SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, वो होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली ईमेल कैसे काम करता है पहले मैं वो भी आपको बताऊंगा। और अगर इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा विच प्रोटोकॉल यूज टू रिट्रीव RETERIVE रिट्रीव अ ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर, उसका आंसर होता है POP3। आपका इसका आंसर आता है POP3। क्या होता है आपका यूज़ होता है सर्वर को, मतलब सर्वर से आपका वो लेने के लिए। इसकी जो फुल फॉर्म थी यार वो कुछ पोस्टमैन ऑफ इसकी जो फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं है यार POP3 की। हाँ POP3 की, हाँ मैं याद आ गई। POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और 3 क्या लगा इसका, वर्जन 3, वर्जन 3 के लिए POP की पोस्ट ऑफिस फुल वर्जन के लिए, तो वर्जन 3 है इसका। उसका वर्जन दिखाने के लिए कौन सा वर्जन है। ये किसके लिए होता है, रिट्रीव करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ईमेल कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। ईमेल डायरेक्ट आप ना, अब जो सेंड का बटन दबाते हैं, सेंड डायरेक्ट ईमेल उसके पास नहीं चला जाता मेल के पास। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, एक मेल सर्वर है, मेल का सर्वर है, यहाँ पे सारे ईमेल, ये आपका क्लाइंट है और ये आपका रिसीवर है, रिसीवर, ठीक है। क्लाइंट ने क्या किया, आप क्लाइंट है, एज अ क्लाइंट आपने ईमेल लिखा और आपने सेंड कर दिया। जैसे आप सेंड का बटन दबाएंगे ना, वो पहले ईमेल SMTP प्रोटोकॉल को यूज़ करके कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करके कहाँ जाएगा, आपका मेल सर्वर तक जाएगा। और मेल सर्वर से रिट्रीव करने के लिए आपका कौन सा यूज़ होगा, POP3 प्रोटोकॉल यूज़ होगा यहाँ से रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। समझ लेना है, डायरेक्ट नहीं जाता, पहले मेल सर्वर पे जाता है, मेल सर्वर से यहाँ जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोटोकॉल आ गया IMAP की आपकी जो फुल फॉर्म आ जाएगी बेसिकली वो आ जाएगी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन सा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आपकी इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। ये बेसिकली किसके लिए यूज़ है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए एक मेल सर्वर है, ठीक है। मेल सर्वर से एक बंदे को, अगर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे बंदों को वो करना है, इट इज़ यूज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है, ठीक है। मोस्ट कॉमन रिट्रीविंग प्रोटोकॉल है। ये भी एक तरह का कौन सा प्रोटोकॉल है, रिट्रीविंग, ये भी रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। रिट्रीविंग प्रोटोकॉल है। बेसिकली ये इंटरेक्ट करता है मेल को एक्सेस करने के लिए, जब ना सिंक्रनाइज करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली एक तरह से बहुत सारे लोगों को वो मेल भेजना हो ना, तो उसके लिए यूज़ होता है बेसिकली, अगर मैं आपको बता दूँ तो HTTP तो पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ यूज़ होता है, वेबसाइट्स में यूज़ होता है। मैंने बहुत ही ज़्यादा बार आपको बताया हुआ है इसके बारे में, तो इन डिटेल में जाके बताया हुआ है। और मैंने ये भी बताया था वो HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क होता है, ठीक है।
HTTP बेसिकली हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और एस क्या होता है, ये आपका सिक्योर के लिए होता है, सिक्योर। और सिक्योर किससे होता है, SSL सर्टिफिकेट से और TLS सर्टिफिकेट से आपका क्या होता है, ये सिक्योर होता है। अगर उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, टेंशन मत लो यार किसी चीज़ की, सब कुछ यहाँ पे मैं कवर कर दूंगा आपको। ये है कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब द IMAP, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। चलो यार इसका तो देखो, सिंक्रोनाइज ईमेल बिटवीन द सर्वर एंड द मल्टीपल डिवाइसेस, अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया। अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल के ये क्वेश्चन नहीं भी आता, ठीक है, यहाँ पे तो आपको फिर भी पता होता कि IMAP का क्या आपका यूज़ रहेगा। डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द, डिलीट फ्रॉम द, नहीं। हाँ, इसका सी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। यूज़ फॉर द सेंडिंग ईमेल, सेंडिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है, अभी मैंने बताया आपको कि यूज होता है कौन सा। पिछला क्वेश्चन था, जल्दी से जल्दी मुझे सभी बच्चों का, जितने बच्चों का वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को मुझे नीचे कमेंट चाहिए कौन सा यहाँ पे सेंडिंग के लिए यूज़ है। अभी वीडियो को पॉज करो, वीडियो का टाइम देखो, टाइम स्टैम्प डालो वहाँ पे कि जितने मिनट की वीडियो हुई है उतने मिनट पे डालो कि हाँ सर हमने कमेंट करा है, वीडियो देखा। क्योंकि यार देखो, टू वे इंटरेक्शन रहेगा ना, कि मैं सिर्फ पढ़ाया जा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, सजेशन नहीं दे रहे, तो कुछ मज़ा नहीं है। टू वे इंटरेक्शन रखते हैं जल्दी, ठीक है। इसको आपको ये कमेंट करना है, इसी टाइम पे जो टाइम स्टैम्प होगा उसको पॉज करो पहले वीडियो को, वहाँ पे जाओ कमेंट लिखो कि सेंडिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अभी ऊपर पढ़ाया मैंने, उसके बाद आगे नीचे आना, ठीक है। आई होप यार आप सबने कमेंट करा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आ गया आज का। विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ द DNS इन नेटवर्किंग। आई थिंक यार इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट में ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो चलिए यार आज की वीडियो में बस इतना ही। कल से देखो मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं करवाए आपको, 5 क्वेश्चन के ऊपर जितना मैं हो सकता था उतनी डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसा इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना आगे, मतलब कि आप चाहते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइए, तो यार बस उस तरह से आपका रिस्पॉन्स आए, उसी तरह से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।